बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशेल बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते इम्तियाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुलसान। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना से जो लड़ाई या एक जंग जो है वो जारी थी, और उसमें अगर मैं ये कहूँ कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC का जो किरदार है वो सबसे ज़बरदस्त रहा। और अगर हम उसको क्रेडिट ना दें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा गलत होगा। अभी जो डेटा कुछ शेयर किया गया है लेटेस्ट NCOC की जानिब से, इसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 92% पेशेंट्स जो हैं उन्होंने कोरोना से रिकवर किया है, जो तकरीबन 2,64,060 अफराद जो है तकरीबन बनते हैं। इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं पाकिस्तान में वो 16,475 हैं, और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो नए केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद जो है वो 670, और तकरीबन 6 नई अमवात जो है वो सामने आई हैं। नाज़रीन, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर जो है ये पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से या इससे निमटने के लिए एक हेड क्वार्टर के तौर पर काम करता रहा है, और हेड क्वार्टर का सा किरदार जो है वो इसने अदा किया, जहां वफाक और सूबों के जो नुमाइंदे हैं वो मुसलसल इन टच रहे, इन कॉन्टैक्ट रहे, मुसलसल मीटिंग्स होती रहीं। और यही वो इदारा है जिसमें ये तमाम मामला जो है वो तय पाते थे कि क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, लॉकडाउन कहाँ पे करना है, स्मार्ट लॉकडाउन करना है या मुकम्मल लॉकडाउन करना है, फिर जो त्यौहार आते हैं उसके हवाले से किस किस्म के SOPs जारी करने हैं, किस किस्म का लाएअमल इख्तियार किया जाना है। सो ये तमाम चीज़ें और ये तमाम इक़दामात और पॉलिसी और प्लानिंग जो है वो इस इदारे की तरफ से की जाती रही। आज हम नाज़रीन जायज़ा लेंगे कि जो किरदार अदा किया गया है पाकिस्तान में ये कितना ज़बरदस्त रहा, और इसकी वजह से जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर कंट्रोल पाया गया। इसी हवाले से हमारे साथ हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिलाशुबा NCOC को जो क्रेडिट जाता है वो उसको देना चाहिए, लेकिन आपके नज़दीक वो कौन से की फैक्टर्स हैं या वो कौन से बुनियादी इक़दामात हैं जो उठाए गए जो कि सबब बना कोविड-19 को कंट्रोल करने में पाकिस्तान के अंदर? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से जो सबसे पहला और बुनियादी अमल था वो तो आपने जिक्र कर दिया। वो NCOC की फॉर्मेशन थी। कोविड के ख़िलाफ़ जो काम और एफर्ट थी वो इनिशिएट तो जनवरी में फरवरी में कर दी गई थी जी। और मुख्तलिफ इदारे अपनी अपनी जगह काम कर रहे थे। नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही थी, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ कर रही थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कर रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों को एक कोहेरेंस और कोऑर्डिनेशन देने के लिए जब NCOC बनी तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा एक पिवटल स्टेप था, और नतीजा ये था कि एक छत के नीचे और एक कॉन्फ्रेंस रूम और एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए वफाक और सूबों के दरमियान एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ, और वो कोऑर्डिनेशन इस हद तक चली गई कि मैं समझता हूँ कि शायद हमारी हिस्ट्री में शायद उसकी कोई नज़ीर ना मिलती हो। लेकिन उसके बाद जो दीगर चीज़ें हमने देखी उस NCOC के अम्ब्रेला में जो बहुत अहम थीं और जिनका मेरे ख्याल से बहुत रोल है इस वबा पे बेहतर काबू पाने में, उनमें एक तो ये थी कि तमाम जो फैसला साजी थी, डिसीजन मेकिंग थी, वो डेटा ड्रिवन थी, किसी एविडेंस के बेस पे थी। फैसला ये करना कि कौन सी इंडस्ट्री खोली जाए, हालात क्या किस तरफ को जा रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे इस बात पे बेस्ड थे कि हमारे अदाद-ओ-शुमार क्या हैं, किस जगह कैसे हैं, कहाँ बीमारी का फैलाव बढ़ रहा है, कहाँ बेहतर कंट्रोल है, हमारे अस्पताल और उनके बेड्स कितने ऑक्यूपाइड हैं, किस चीज़ की कमी पड़ रही है, किस जगह आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचाना है। हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या डेटा मौजूद था, और उसकी एनालिसिस करके फिर शेयर करके और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर उसको प्रोविंसेस के साथ शेयर किया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि एक ही जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है लीडरशिप के लेवल पे, ये एक बहुत अहम चीज़ थी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर, सॉरी टू इंटरप्ट जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने, चूंकि आप प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, उसके बाहर भी आपने काफ़ी काम किया, पाकिस्तान भी बहुत देखा आपने, तो जो NCOC था, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कुदरती आफत,
पेंडेमिक किसी सिचुएशन में पहली मर्तबा एक इंतहाई कोऑर्डिनेटेड अंदाज में काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, मैकेनिज़्म के तौर पे उभर के सामने आए, और इसको हम कोविड के ख़िलाफ़ कामयाब जंग की एक अलामत भी कह सकते हैं। बेशक बेशक, बल्कि मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं जो मुल्क भर में हों और इस नेचर के हों जिसमें एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो अक्रॉस फेडरेटिंग यूनिट्स, तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है और इसको आगे बिल्ड करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो मुल्क भर में ये बहस मुबाहिसा चलता रहा कि लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, इस नौयत की बहस NCOC में भी होती थी? यकीनन जी, NCOC में लोगों ने खुल के अपने ओपिनियंस दिए, डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, हर किसी ने डेटा को एनालाइज किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन एक बड़ी हेल्दी और ओपन बहस के बाद एक कंसेंसस हमेशा अराइव हुआ और तकरीबन हर चीज़ मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन कि लॉकडाउन की नेचर क्या होनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री कब खुले, मोर और लेस ये चीज़ें कंसेंसस और एग्रीमेंट और डिस्कशन के बाद हुई। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों को मायूसी भी होती थी जब एक तरफ आप डेटा ड्रिवन बहस मुबाहिसे की बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़रा इब्लाग में हम ये सुनते थे कि सामान की कमी है, SOPs की लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वो जो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए थी इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे बड़े एक साइंसी अंदाज में एक मामले का जायज़ा लिया जा रहा था और उसके ख़िलाफ़ हिकमत अमली तरतीब दी जा रही थी, कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा और सुनी सुनाई बातें ज़्यादा सामने आ रही हैं। देखिए, ऐसे क्या कहते हैं, इन द हीट ऑफ बैटल इस किस्म के मामलात होते हैं, फॉग ऑफ वॉर जिसको लोग बोलते हैं, कन्फ्यूजन भी होता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है और वो जो बेयकीनी का एक एलिमेंट है वो भी शामिल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ जो NCOC में हुई वो ये कि तमाम ऐसा जो फीडबैक आया PPEs की अवेलेबिलिटी का या नॉन अवेलेबिलिटी का, किसी एक जगह बेड्स की कमी का, किसी दूसरी जगह किसी और मामले का, उन तमाम चीज़ों को एनालाइज और देखा गया और फिर उनको ना सिर्फ के कंफर्म किया गया और अगर चीज़ कोई कंफर्म हुई तो फिर उसके ऊपर एक्शन और डिसीजन लिया गया। तो हमने उसको एज अ नेगेटिव या एज अ डिसअपॉइंटमेंट देखने की बजाय कोशिश की कि उससे देखें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है, इस बहुत बहस में कोई सच्चा बीच में एलिमेंट भी है, उसको देखा जाए और फिक्स किया जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा करम है और ज़ाहिर हुकूमती इक़दामात भी इतने ज़बरदस्त हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में इसको एक हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर हम दुनिया को देखें, अपने पड़ोसी ममालिक को भी देखें, तो एक सेकेंड वेव जो है वो कई ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में भी अब दोबारा आ रही है। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, इस किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए NCOC की जो पॉलिसी है या इक़दामात हैं या क्या गौर व फिक्र जो है वो इस वक्त किया जा रहा है? तो आइंदा आने वाले दिनों का एनालिसिस और उसमें जो रिस्क्स निकल रहे हैं उससे एमिनेट करते हैं, जो ख़तरात आगे हमें दिखते हैं उनको ना सिर्फ देखा जा रहा है, उनको एनालाइज भी कर रहे हैं और उसके लिए कुछ तदाबीर भी जो हैं वो इन प्लेस की जा रही हैं। हम एक तो ये कि जो हमारा डेटा रोज़ाना आता है उसको बड़े गौर से देखते हैं, उसमें जो भी डिप्स या राइजेज़ होती हैं उसको एनालाइज करते हैं देखने के लिए कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर साथ साथ अपनी जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है उसको अभी हमने बिल्डअप करके रखा हुआ है। हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का स्टॉक और कैपेबिलिटी मौजूद है। टेस्टिंग की हमारे पास कैपेबिलिटी हमारी नीड और डिमांड से इस वक्त बहुत बढ़ के मौजूद है और अगर खुदा न खास्ता इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी जगह है। लेकिन हम समझते हैं कि इस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रिवेंशन का एलिमेंट है। अगर हम इस सेकेंड वेव को या सेकेंड वेव्स को सिरे से रोक ही लें और बचा लें तो उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि प्रिवेंशन में मैं समझता हूँ कि हम सॉरी मैंने बात आपकी काट दी। भारत में अभी तक सेकेंड वेव नहीं, पहली वेव चल रही है। आज हमने सुना कि 50,000 के करीब वहाँ पे अमवात हो गई हैं। ब्राज़ील कुछ हमारे जैसे मिलते जुलते हालात हैं, वहाँ पे 1,07,000 लोग हलाक हो चुके हैं। मैक्सिको कोई आबो हवा हमारी जैसी है, वहाँ 56,000 हलाकतें हो चुकी हैं। अमेरिका अगर देख लें, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे 1,72,000। अब व्हाट डिड पाकिस्तान डू डिफरेंटली जिसकी वजह से
इतनी बड़ी पैमाने पे कंट्रोल करने में हम कामयाब हुए? मैं समझता हूँ जी, एक तो ये कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब एक वबा चल रही हो तो हमेशा अननोन फैक्टर्स रहते हैं जो वक्त के साथ पता चलते हैं। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ जब कभी भी इस मामले पे बात होती है कि एक वबा के दौरान जरासीम, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर्स, इन सारों का इंटरेक्शन आपस में डिटरमिन करता है कि वबा कहाँ जाती है। तो हो सकता है कोई अननोन फैक्टर्स हों, लेकिन अगर हम उन चीज़ों की तरफ देखें जिस पे कुछ एनालिसिस किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े मुल्क हैं, लार्ज कॉम्प्लिकेटेड कंट्रीज़ विद बिग पॉपुलेशंस, उनमें जहाँ कहीं कोहेरेंट रिस्पांस नहीं हुई या कोहेरेंस उस लेवल की नहीं हो सकी जितनी उनकी पॉपुलेशन या कम्प्लेक्सिटी दरकार करती है, तो वहाँ फिर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि एक ये वजह ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें अननोन फैक्टर्स भी हो सकते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जब रिसर्च होगी और ये मामले ज़्यादा एनालिसिस और साइंटिफिक इंक्वायरी के तहत लाए जाएंगे तो मुमकिन है और जवाबात भी आएँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इतना बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को, एक अचानक इतनी बड़ी वबा जो है उसका सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जाहिर है कि उसकी इतनी इस्तिताअत नहीं है, जो इतना बोझ पड़ा, आप समझते हैं कि हमें एक मौका मिला है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, खुदा न खास्ता ऐसे किसी और बोझ को बर्दाश्त करने के लिए, तो उस पर भी क्या कोई काम हो रहा है? मैं समझता हूँ जी कि ये टेस्ट था हमारा और है, अभी गया नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस टेस्ट के ज़रिए अगर हम सक्सेसफुली गुजर जाएं तो एक बहुत कीमती मौका है अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे फोकस करने का, इसको प्रायोरिटाइज़ करने का, इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, और इसके अंदर जो सिस्टम में मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कमज़ोरियाँ हैं उनको दुरुस्त करने का। हमारे सिस्टम में बहुत कैपेबिलिटी मौजूद है, बहुत काबिल हमारे यहाँ डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ, ये चीज़ें मौजूद हैं। हमारे यहाँ कुछ शॉर्टेजेस भी हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ बहुत शॉर्ट है, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल्स में कदरे लिमिटेड हैं, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का वो इस्तेमाल नहीं करते जो हमें करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी फिक्सेबल हैं और मैं समझता हूँ कि हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया एज अ कंट्री कि ये हो सकता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक लेबॉरेटरी से ये कोविड का PCR टेस्ट शुरू हुआ था, आज 100 से ज़्यादा लैब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में, नॉन प्रॉफिट में, और वो मिलके ये टेस्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं, और वो एक सिंगल डैशबोर्ड में रिपोर्ट हो रहा है। ये ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल सी चीज़ है, लेकिन ये हुई है और हमारा सिस्टम इसको हैज़ रिजन टू द चैलेंज। और मैं समझता हूँ कि इस कोविड के बाद हेल्थ केयर पाकिस्तान के अंदर लाजमी तौर पे बेहतर होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आपके वक्त के लिए। और इम्तियाज़ साहब, मैं समझती हूँ कि अभी ये जो आखिर में इन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब ने कि हमें अपनी कमज़ोरियों का, ख़ास तौर पे हेल्थ का जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत बेहतर तरीके से अंदाज़ा हुआ है इस कोविड-19 के दौरान। जी, अच्छा आपने सवाल पूछ लिया, मैंने भी अपने पास लिख के वही सवाल रखा हुआ था कि जो पब्लिक हेल्थ केयर है हमारा निज़ाम, उसमें क्या बेहतरी आएगी। तो बिलाशुबा डॉक्टर साहब ने सही कहा कि एक बहुत बड़ा मौका मिला है। अब देखिए ना, इस्लामाबाद के सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें मार्च से पहले तक, 15 मार्च से पहले सिर्फ 4 वेंटिलेटर थे, उनमें से भी 3 ख़राब थे। एक वेंटिलेटर सिर्फ बड़े लोगों के लिए रखा गया था, तो मैं आप जैसे लोग अगर चले जाते हमें वो नहीं मिलना था। अब मेरा ख्याल है सिर्फ एक अस्पताल में, पिम्स में 100 से ज़ायद वेंटिलेटर्स हैं। इसी तरह मुल्क भर में कोई 2000 से ज़ायद तादाद हो चुके। और जो सबसे बड़ा काम हुआ है कोविड क्राइसिस से निमटने की जद्दोजहद के दौरान, जो सिंगल डैशबोर्ड की बात की है डॉक्टर साहब ने, कि तमाम मुल्क का डाटा, चाहे निजी अस्पताल है चाहे सरकारी अस्पताल है, उन सब को ला के उन्होंने एक स्क्रीन पे रख दिया है, ये बताने के लिए कि इस अस्पताल में कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने प्रोटेक्टिव गियर यानी जो हिफाजती सामान है वो मौजूद है। तो वो एक गैर मामूली सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा होगी। उसमें बिलाशुबा चीन की बहुत बड़ी मदद शामिल रही है हमारे साथ, और उसमें उनका जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन ये जो यहाँ पे बैठ के NCOC में एक सिंगल डैशबोर्ड बनाया गया है, उसकी वजह से ये था कि अगर किसी को एतराज़ होता था तो वो जाके उनको दिखाए थे कि देखिए इस वक्त ये लाइव इंफॉर्मेशन आ रही है, किस अस्पताल में कितने मरीज़ हैं और कितने फारिग होकर जा चुकी हैं, कितने बेड अवेलेबल हैं,
कौन सा करीबी अस्पताल है जहां उसमें मुझे उस वक्त बहुत अफसोस होता था कि लोग ये ब्रीफिंग सुनने के बाद भी आके अपनी रिपोर्टों में, अपने टीवी पे आके ये शक को, शुबे का इजहार करते थे कि शायद हमें झूठ बताया जा रहा है। भाई झूठ की भी एक हद होती है, मतलब हर हुकूमत की कैपेसिटी है झूठ बोलने की। वो आजकल जो मीडिया का दौर है, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, उसके ज़रिए आपकी एक एक हरकत पे लोगों की नज़र होती है, कोई आप किसी से छुपे नहीं रह सकते। मुझे बतौर पाकिस्तानी बड़ी खुशी है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, वो इससे काफ़ी हद तक उसको बेहतर होने का मौका मिला है। और जो डॉक्टर साहब ने मैनेजेरियल सलाहियतों की बात की कि मुंतज़मीन की कमी है इन अस्पतालों में, तो इस क्राइसिस के ज़रिए मैं समझता हूँ कि हमारा निज़ाम काफ़ी बेहतर उभर के निकलेगा। एंड थैंक्स टू कोविड-19 कि हमने देखा कि हम अपने वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। इससे पहले वेंटिलेटर्स जो है वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, फिर जो मास्क हैं वो उनकी अपनी प्रोडक्शन हो रही है, हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे ममालिक को। सो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो हमें इस क्राइसिस के दौरान हमें लगा कि हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए और हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान की अमरीका में जो मिल्कियत न्यूयॉर्क में रूज़वेल्ट होटल है, PIA की मिल्कियत, इसके ऊपर जो कर्जा था तकरीबन $105 मिलियन के कर्ज की अदायगी की मंजूरी दी है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। और हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम को बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का एक बड़ा असासा था और ये बच गया है इस तरह से इसके कर्जे की अदायगी के बाद। और ये होटल जो है, ये पाकिस्तान एयरलाइन का ये जो की मिल्कियत जो होटल है, ये इस हाल तक कैसे पहुंचा? मेरे ख्याल में अगर हम इसको एक सिंबल कहें PIA की जो ज़बूहाली है उसका, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। और आज हम बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि आखिर PIA का जो ये हाल है जो इस वक्त है, ये कैसे हुआ। और इसमें हम बाहर बैठ के, तो ज़ाहिर है जो इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कभी उसकी बात करते हैं, जो यहाँ पर मनमानी तौर पे जो लोगों ने भर्तियाँ की हैं अपने मनमाने लोगों की, और इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, जाली लाइसेंसेस जो पायलट्स को दिए गए वो। लेकिन जो अंदरूनी तौर पे जो लोग इसके अंदर इस इदारे में बैठे हुए हैं और वो इसके सारे मामलात को बेहतर तरीके से जानते हैं, मेरे ख्याल में अगर वो इस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसीलिए हमने रब्ता किया है कैप्टन आदिल बिन कमर साहब, जो कि 39 बरस तक PIA के साथ मुंसलिक रहे और ख़िदमात सर अंजाम देते रहे बहैसियत पायलट के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल बिन कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत सारी वजूहात का हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपकी बहुत ही गहरी नज़र है बहैसियत एक ऐसे शख्स के जो इस इदारे से मुंसलिक रहा और वो भी इतने अरसे तक। तो मैं चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, क्या बुनियादी वजूहात हैं जो इस वक्त हालात है PIA के उसकी? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, PIA का जो डाउनफॉल था, ये अनफॉर्चुनेटली 80 से ग्रेजुअली शुरू हो गया था ये। और इसकी वजह जो थी बेसिकली वो यही थी कि हमने बिल्कुल डिसिप्लिन ख़त्म कर दिया था, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। और उस ज़माने की जो हुकूमतें थीं वो बिल्कुल PIA पे, उन्होंने PIA से हाथ उठा लिया था अपना, जिसकी वजह से PIA ग्रेजुअली, इंफ्रास्ट्रक्चर PIA का 60s और 70s में इतना ज़बरदस्त था कि उसकी वजह से हम चलते रहे ऑलमोस्ट लेट 80s और 90s तक। और दूसरा जो हम पे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आया वो आया ये रीजनल एयरलाइंस की वजह से भी।
बिकॉज रीजनल एयरलाइंस को हमारी हुकूमतों ने इतना इनकरेज किया और उनको इतने लैटिट्यूड्स दिए, जिसमें एक छोटी सी चीज़ थी ओपन स्काई पॉलिसी। आप अगर ओपन स्काई अपने मुल्क को हर चीज़ के लिए खोल रहे हो लोगों पे, तो वाई ओनली एविएशन, आप हर चीज़ खोल देते तो हर चीज़ अच्छी हो जाती। लेकिन आपने कंपटीशन क्रिएट करने के बजाय उनको अनफेयर कंपटीशन, उनको आपने एक्सेसेस दे दिए, जिसकी वजह से पीआईए को निगलेक्ट भी करते रहे। अब उन लोगों के साथ, रीजनल एयरलाइंस वालों के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते थे, उनके पास पैसा था, उनकी एक्सपर्टीज़ थी। अच्छा, 80s वाज द टाइम जबकि एयरलाइंस बड़ी मॉडर्न लाइंस पे डेवलप हो रही थी। आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कतर एयरवेज स्पेसिफिकली मैं उसका नाम लूँगा, 80s में हमारे पायलट्स वहाँ जाया करते थे और कान पकड़ के वापस आते थे कि उसके वो पीआईए के आगे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, वो एयरलाइन, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वही एयरलाइन टुडे इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस है। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपने को प्रोग्रेस और डेवलप किया है, एवॉल्व किया है नए हालात के हिसाब से। हमने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया। पहले तो ये कि यहाँ बहुत अच्छे थे, हमने ये किया, हमने वो किया, जो इतनी चीज़ें हम नहीं भी की, हमारा नाम बहुत बढ़ गया था, उसकी वजह से हम उसी कॉन्फिडेंस में चलते रहे और डिटेरियोरेशन होती रही। गवर्नमेंट ने भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और जो लिया भी वो थ्रू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लिया, जिसकी वजह से इस किस्म के लोग आए हैं। बड़ा अफसोस होता है। उसमें आदिल साहब दो इश्यूज हैं, एक तो सियासी मुदाखलत है और दूसरी फिर जितने भी पीआईए में मुख्तलिफ सेक्शंस में लोग काम कर रहे थे, चाहे वो पायलट थे, चाहे दूसरे क्रू मेंबर थे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन, कि उनका हर एक का अपना अपना एक किरदार था। ये एक इशू है। दूसरा इशू आपने शुरू में कहा कि एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी नहीं रही थी। तो आप समझते हैं कि आपका जो ग्रुप था पायलट्स, कि उनका अपना भी एक उसमें काफ़ी हिस्सा रहा है पीआईए को अपनी पॉलिसियाँ डिक्टेट करने में, अपनी मर्ज़ी की ड्यूटियां लगवाने में, और जिसकी वजह से एक सेगमेंट ज़ाहिर है अगर अपनी मनमानी करेगा तो फिर उसके साथ साथ जो दूसरे शोबों के लोग हैं वो भी कुछ ऐसे ही तर्ज अमल इख्तियार करेंगे, और अकाउंटेबिलिटी अगर ना हो तो फिर हालात तो इनताती का शिकार होंगे। देखिए, आपने जो बात की है ये आई वुड नॉट डिसएग्री विद इट, लेकिन ये बड़ा लेटर स्टेजेस में आया है। आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं बाय यू से पायलट्स, जो मेरे कॉलीग्स थे, they were represented by an association, a welfare association, which was a very sacred institution and still is. जो उसने welfare के लिए, pilots के लिए काम किया है, it is unbelievable. लेकिन unfortunately जब weak managements आई तो उन्होंने पहला attack unions और associations पे किया, उनको खराब करने के लिए, उनको exploit करने के लिए, because to have their own क्या कहते हैं एजेंडा चलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जिस पॉलिटिकल बैकिंग से वो लोग आए थे उस यूनियन को उन्होंने प्रमोट किया और ये चीज़ वो लेके आ गए फिर पेल्पा के अंदर भी काफ़ी हद तक। पेल्पा 90s और 90s के बाद तक बड़े अच्छे लोग थे, बड़े सही तरह से चल रही थी, मैनेजमेंट खुद एक्सप्लॉइट करती थी उनको। वो लोग, उन लोगों को प्रिविलेजेस दे दिए, उनको इतना ज़्यादा मैं आई शुडंट यूज़ द वर्ड, इतना ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस दे के सर पे चढ़ा लिया कि उन्होंने वेलफेयर काम छोड़ दिया और बैठ के इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनका इंटरफेरेंस इतना नहीं था। अगर मैनेजमेंट चाहती, कोई ज़बरदस्ती किसी की फ़्लाइट नहीं लगवा सकता है, कोई इस तरह के काम नहीं कर सकता है। देयर इज़ अ डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस है, उसमें भी सीनियर पायलट्स होते थे। बिल्कुल वो नहीं था कि उनके क्या कहते हैं, उनको फ्री फॉर ऑल किया हुआ था, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट और ख़राब करने में मैनेजमेंट का खुद बहुत बड़ा हाथ था। बिकॉज मैनेजमेंट को पता था कि दीज एसोसिएशंस एंड यूनियंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उनको अगर हम अपने पास रखेंगे, अपने साथ मिला के रखेंगे, वो हमारी बात भी सुनेंगे, हमें हेल्प भी करेंगे। तो ये एक्सप्लॉइट और ख़राब करने में उनका बहुत हाथ था, उनका रोल ज़रूर रहा है, लेकिन इस किस्म का डिस्ट्रक्टिव रोल उनका नहीं था जिसकी वजह से पीआईए को इतना नुकसान हुआ है। अच्छा ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये खबरें भी आया करती थी वक्तन फ़वक्तन, अब भी कभी पढ़ने को सुनने को मिल जाता है कि पेल्पा और जितने भी उसमें पायलट शामिल थे, जब भी किसी पायलट को या किसी क्रू मेंबर पे कोई इल्ज़ाम लगता था, कोई स्मगलिंग के हवाले से, कोई मिसकॉन्डक्ट की वजह से, बाज़-औक़ात शराब के हवाले से भी बात आ जाती है, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन या जो रिपोर्ट्स आती थी उनको दबा देते थे, वो उस पर अमल दरामद नहीं होने देते थे। देखिए इम्तियाज़ साहब, एक तो ये कि जो रिपोर्ट आती थी वो पेल्पा ना इन्वेस्टिगेट करती थी, ना रिपोर्ट पेल्पा के पास आती थी। रिपोर्ट तो मैनेजमेंट करती थी और गवर्नमेंट करती थी। उस ज़माने में मिनिस्ट्री डिफेंस के हम अंडर होते थे। इतने लोगों को निकाला गया है पीआईए से इन मिसकॉन्डक्ट की वजह से। ये ज़रूर है
कि पेल्पा ने अपना रोल एज अ वेलफेयर बॉडी बहुत जबरदस्त तरीके से प्ले किया है। इनफैक्ट टू द एक्सटेंड के उन्होंने अंडरडॉग्स का कोई जरूरत से ज्यादा ख्याल किया है, आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया कि मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग थी तो मैनेजमेंट वुड नेवर टेक दिस नॉनसेंस फ्रॉम पेल्पा कि पेल्पा के क्या ताल्लुक है किसी को हायर करने में, किसी को निकालने में। और जो पेल्पा के जो पायलट्स आते थे पीआईए में, वो तो पेल्पा के मेंबर आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स के बाद बनते थे। उसके इंडक्शन में कोई पीआईए थोड़ी, पेल्पा थोड़ी इन्वॉल्व थी, और उनके लाइसेंसेस को पेल्पा थोड़ी चेक करती थी। ये तो सारा काम मैनेजमेंट का, पीआईए का और सिविल एविएशन का था बैठ के। थोड़ी सर्टेन अमाउंट हो, देखिए हमारे माशरे में ब्लैकमेलिंग, माफिया, ये तो हमारा हर एरिया में बना हुआ है। आपको पता है, किसी भी आप जगह चली जाए बैठ के, आप डॉक्टर्स की बात करें, पीएमए वाले, आप किसी डॉक्टर को हाथ लगा के देखें, पीएमए वाले कितना शोर मचाते हैं। सिमिलरली हमारी लीगल फ्रेटर्निटी जो ब्रदर्स हैं हमारे, उनकी जो बॉडीज हैं वो कितनी स्ट्रांग है, बार्स वगैरह, वो किसी को हाथ लगाने देती है। तो पेल्पा वाज डूइंग द सेम जॉब, बट टू एट टाइम्स आई एग्री कि वो थोड़े से दे यूज्ड टू गेट कैरिड अवे, लेकिन ये नहीं था कि उन्हें किसी खुदा न करे किसी के ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड का या किसी और चीज का इशू हो। और उसमें पेल्पा ये कहती थी जरूर कि इसको आप फेयर ट्रायल दें, आप इसकी इंक्वायरी करें, फेयर तरीके से करें, बिकॉज आपको पता है हमारी मैनेजमेंट्स में भी यारी दोस्ती बरादरी ये बहुत ज्यादा चलती है। तो वो ये चाहते थे कि मैनेजमेंट किसी को पिनलाइज ना करे अननेसेसरीली। दिस वाज द रोल ऑफ पेल्पा व्हिच दे डिड वेरी वेल। उन्होंने गलतियां जरूर की हैं उसमें, लेकिन जिस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया, इनफैक्ट मुझे तो बड़ा अफसोस है इस बार जो मैनेजमेंट आई थी इसमें भी बड़े सेंसिबल लोग थे, आई डोंट डाउट देयर हमारे पास बड़ा महदूद होता है, वरना मजीद आपसे हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन आदिल बिन कमर साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं उनसे पूछना भी चाही थी, लेकिन ज़ाहिर वक्त कम था, चंद लोगों की वजह से जो तमाम पायलट्स का नाम खराब हुआ, अब उनके मोराल को दोबारा से बुलंद करने के लिए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड आदिल साहब जैसे हमारे पायलट्स हैं। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और इसका एतराफ़ तो दुनिया भर में होता है। आपके अमेरिका, यूरोप के किसी भी मुल्क चले जाएं, वहाँ पे साइंटिस्ट, आईटी इंजीनियर्स, जहाँ जहाँ जाएं बेशुमार पाकिस्तानी हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ये मानी कि चूँकि इस माशरे में यारी दोस्ती ताल्लुकात की वजह से भी हालात ख़राब होते हैं, तो वो जो चंद लोग होते हैं, अब अगर मुश्किल उन्होंने गलत काम भी किया होता है तो अपनी बकौल आदिल साहब के जो यारी दोस्ती की वजह से ना वो कवर हो जाते हैं, ख़ुद को बचा लेते हैं। लेकिन ये अच्छा उन्होंने ये माना कि उसमें ख़राबियाँ हुई हैं, हर सेक्शन में हुआ है, और बहैसियत मजमूई वही ज़वाल का सबब बना या इनतात का सबब बना कि 180 अरब के करीब कर्जा है पीआईए के सिर्फ होटल पे। ये अब पूछने वाली बात है कि सिर्फ होटल जो कि न्यूयॉर्क के बिल्कुल वस्त में है, कई सौ कमरों पे मुश्तमिल है, वो $105 मिलियन या 180 अरब रुपए का मकरूज कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी कौम को पूछना चाहिए, इस हुकूमत को भी पूछने। मैं हैरान हूँ कि ये इसका कर्जा अदा करने पे हुकूमत आमादा क्यों हुई है, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह पीआईए को बचाना चाहते हो। अच्छा है पीआईए को बचा लिया जाए, लेकिन मिसमैनेजमेंट के ज़रिए, अकरबा परवरी के ज़रिए इस एयरलाइन को और इसके असासों को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि उन जिम्मेदारों का तयन किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुल्क से बाहर से आते हैं, बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में आके काम करते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का जो एक इम्प्रेशन है वो लेके यहाँ से जाते हैं, और इसका इमेज बेहतर करने में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। एक ऐसी शख्सियत से हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कसम है उस रब की, इन जालिमों को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अब भाई का खून करोगे? अगर मेरी ताबेदारी ना की तो हाँ। या अल्लाह, ये मेरा ख्वाब है या हकीकत? आज के बाद हमारा मकसद काफिरों को जहन्नुम फासिल करना है। आप इस हाथ से चमचा भी नहीं पकड़ सकते, तलवार पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। अर्तुगरुल चाहिए मुझे, अर्तुगरुल को मारना होगा। तुम जितने सख्त बनोगे उतने ही आसानी से टूट जाओगे। जो सिपाही अपनी तलवार तक ना संभाल सके, पूरी फौज की कमान कैसे संभालेगा वो? एक बहादुर की निगाह
बुज़दिल की तलवार से ज्यादा तेज होती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने बात की, उन लोगों का जिक्र किया जो पाकिस्तान में आके काम करते हैं, बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो पाकिस्तान का किस तरह से इमेज जो है, एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया को दिखाते हैं। इम्तियाज़ साहब, एक ऐसी शख्सियत से आज हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमने सोचा बल्कि हम चूँकि बहुत सीरियस प्रोग्राम करते रहते हैं तो आज थोड़ा सा हल्का प्रोग्राम होना चाहिए, और इसका ताल्लुक़ है पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम और उसके एक साबिका कोच के साथ। वो उनका ताल्लुक़ न्यूजीलैंड से है, मार्क कोल्स उनका नाम है। गुज़िश्ता दिनों एक अख़बार में मैंने उनकी कहानी पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके साथ इंटरव्यू किया जाए। और ये 2017 में पाकिस्तान आए थे और इत्तेफाक की बात थी कि उस वक्त मिकी आर्थर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच थे, बड़े नामी ग्रामी, और बड़े मायूस हालात में पाकिस्तान से बाद में वापस गए। लेकिन मिकी आर्थर की वजह से न्यूजीलैंड के मार्क कोल्स पाकिस्तान आए ख़वातीन की क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए। आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और हमने आज दिन में उनसे, क्योंकि इस वक्त तो बहुत रात हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में हमसे 6 घंटे आगे है, तो हमने उनसे स्काइप के ज़रिए गुफ्तगू की और उनसे ये पूछा कि जब वो पाकिस्तान पहुँचे, यहाँ पे हमारी क्रिकेटर बच्चियों से उनकी मुलाकातें हुई, तो उनके क्या एहसासात थे पाकिस्तान आने का, वहाँ क्या तजर्बा रहा उनका? My experience in Pakistan was absolutely fantastic. The country, whilst I saw Islamabad, Karachi, Lahore and Multan, which were all beautiful places, I just wish that I'd had been able to get up into the northern region of the country, because I understand that it's very much like my home country of New Zealand. But the people were fantastic, and the country, from what I did see, was a beautiful country. And as I said, people, just such lovely people. I knew that they hadn't had a great time after the 2017 ODI World Cup in England, and I think that, well, they'd lost every game. So I knew that their confidence was a little bit low. And you know, they were obviously coming up against a very strong New Zealand side in a month's time when I'd arrived in late September of 2017. But my first sort of conversation with them, I was pretty nervous, to be honest, but my first conversation to them was that we're all in this together. We're going to be the best that we can be, and we're going to have some fun doing it. And we'll make mistakes along the way, which I think is really important to do. So we needed to understand that we would make mistakes, and that whilst we were trying to be the best that we could be, not everything was going to go our way, because that was the game of cricket, and that's, you need a little bit of luck on your shoulder when you do play cricket. So those were my words to them, and then we went about preparing for the New Zealand series. नाज़रीन, आप कुछ जो लोग नहीं समझ सके अंग्रेज़ी, तो मुख्तसरन मैं ये बताया, तो उनका ये कहना था कि जब पाकिस्तान में पहुंचा तो उस वक्त ख़वातीन की क्रिकेट टीम का मोराल बहुत डाउन था, यानी वो बड़ी अफसरदा थी, क्योंकि उससे पहले न्यूजीलैंड का दौरा करके, बल्कि वर्ल्ड कप 2017 का, वो बुरी तरह हार के तमाम मैचों में उनको शिकस्त हुई थी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में मेरा तजुर्बा बहुत ज़बरदस्त रहा, कराची, लाहौर, मुल्तान, जहाँ जहाँ वो गए उन्हें बड़े लोग तपाक से मिले, खूबसूरत लोग, मेहमान नवाज लोग। अलबत्ता उनकी ये ख्वाहिश रह गई कि वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात क्यों नहीं जा सके, क्योंकि शुमाली इलाका जात, वो कहते मैंने सुना बहुत था, लेकिन अफसोस कि मैं वहाँ जा नहीं सका। और जब ये कि ख़वातीन लड़कियों के साथ जो बातचीत उन्होंने अलबत्ता ये की कि हम सब गलतियाँ करते हैं, आप भी गलतियाँ करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि हम हर रोज़ इस अमर का अहद कर लें कि सिर्फ 1% हमने अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है। इसी के ज़रिए हमारे पास एक महीने में अगर 30% भी हम बेहतरी कर लें, फिर हम न्यूजीलैंड के दौरे पे जाएं तो शायद हमें कोई कामयाबी भी हासिल हो जाए। कितना ज़बरदस्त लेसन भी है इसमें। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात उनके बारे में ये भी थी कि जब वो पाकिस्तान आए तो अपने खर्चे पर आए, और उस वक्त उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया था, उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं था। तो ये भी हमने उनसे पूछा, ज़रा उनका जवाब सुन लें।
I managed to get hold of Mickey Arthur, who I had known a little bit in Western Australia when I worked there. I didn't know him well, but I managed to make contact with him. I had sort of kept in touch with him bits and pieces. And then he made some inquiries, and then I was, before I knew it, I was on, I was paying for a flight to Lahore via Dubai for 17 hours. So it took me 17 hours to get to Dubai, and then another 3 and a bit hours to get to Lahore. And I was in the NCA before I knew it, at about 2:30, 3 o'clock in the morning. The flight arrives into Lahore, and I was whisked away with a bit of security around me and upstairs, and that was my room at the NCA for my time before the New Zealand series, before we went out to our camp at the Lahore Country Club. हमने मार्क कोल से ये भी पूछा कि आपने बच्चियों के साथ गुफ्तगू कैसे की, उनका हौसला कैसे बढ़ाया, क्योंकि अक्सर बच्चियों को तो आपकी अंग्रेज़ी भी नहीं समझ आती होगी, तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा. I was really lucky because I had son Amir there who was very, very good at translating for me. Well, I hope she was. The message seems to get across. So I think, no, she was very good at doing that and helping me out. So that made it a lot easier. But look, I think they were really motivated. I just don't think they knew how to do it sometimes and why we were doing what we were doing. So it was a matter of just really going back to basics and focusing on the basics of batting, bowling and fielding, and just trying to improve slightly every time. So we always used to say that 1% better every day. So if we can get 1% better as a team, then overall, if you've got a team or a squad of 15, then you're 15% better. And most people don't fear 1% as being too difficult. So I knew that if we sort of said 1%, then we're getting 2 or 3% better out of each individual, and overall as a team we're getting up to 20-25% better. मार्क कोल्स का बेसिकली यही कहना था कि बच्चियों को उन्होंने ये समझाया कि हमने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग बेहतर बनानी है. न्यूजीलैंड का हमारा दौरा है, तो आप बस कोशिश अपनी जारी रखें और इसके ज़रिए हम यकीनन इम्प्रूवमेंट होगी और हो सकता है कि हम न्यूजीलैंड में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें. इसके बाद भी हमने उनसे कुछ सवाल पूछा. हमने उनसे ये भी पूछा कि अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो उस तरीके से दुनिया को नहीं दिखाया जा सका, तो जब उनकी गुफ्तगू होती है वहाँ पर बैरूनी ममालिक में अपने मुल्क के अंदर लोगों से, तो क्या पाकिस्तान के साथ इंसाफ किया जाता है, उस गुफ्तगू में सही उसका चेहरा दिखाया जाता है? देखते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया. The world sees Pakistan in completely different eyes to actually what reality is. So whilst I had security, and so did Mickey and a couple of the other guys that were there, I never felt threatened. I always felt welcomed. And I think we're starting to see teams come back into Pakistan. And I think that's really important for cricket as a whole, particularly with the COVID issue that we've been through, this horrible virus that's affecting the world. I think it's very, very important that cricket comes back to Pakistan, and it deserves to come back. It's been 9 or 10 years now, and we're slowly starting to see teams come back. There's nothing better than seeing cricket in Pakistan and the passion that the people have for the country, for their team, and for the game. And I think it's absolutely vital that the ICC can do to help. And these other teams that may have this perception that Pakistan is dangerous, it's an absolute load of nonsense. The people are some of the most wonderful people that I've met in the world, and I've travelled a little bit of the world. I find them kind, generous, and the country's one of the most beautiful countries in the world. As I said, I wasn't lucky enough to get up there, but even the 4 cities that I went to, they each have their own uniqueness and their beautiful parts. And मार्क कोल्स यही कह रहे थे कि पाकिस्तान हकीकत के बरक्स जहाँ भी गए लोगों ने उन्हें खुशामदीद कहा और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों का भी वो दौरा करते, उसके साथ साथ ही कि पाकिस्तान में बैन-अक़वामी क्रिकेट दोबारा शुरू हो. और उससे पहले उन्होंने एक दिलचस्प बात ये भी की थी कि जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन थी सना मीर, उन्हें हमने 2 रोज़ कबल उन्होंने हमारे 14 अगस्त के खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत भी की
कि उनकी मदद से, चूँकि उनको अंग्रेज़ी अच्छी आती थी, वो अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के क्रिकेट खेलने आई थी, उनकी मदद से इन्होंने कम्युनिकेशन की दूसरी बच्चियों के साथ, और इस तरह वो आप दरमियान एक राब्ता कायम करने में कामयाब हुए। अब हमने उनसे मार्क कोल से ये भी पूछा कि आप तो इतने अगर मुतासिर हो के गए हैं पाकिस्तान से, तो इसका मतलब है कि बहुत मुस्बत तासुरात आप लेके गए, तो आप जैसे लोग पाकिस्तान में क्रिकेट के अहिया के लिए, यानी यहाँ पे बैन अक़वामी क्रिकेट दोबारा शुरू करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तो उन्हें ये जवाब दिया। I think it's word of mouth, and look, I've spoken to you, I've spoken to many people that have come up to me in Australia since I've been living here in February and back in New Zealand saying, what's it like? Is it as dangerous as they say it is? And my exact words are just exactly what I've said to you. It's a beautiful country. There is no danger. That is an absolute, it's a fairy tale. There's no danger. I didn't need security. Well, that's what I felt in the end. I felt that I could move around without security. And whilst it was probably necessary from the PCB's point of view, I just felt that I could move around the country and fit in, you know, and I think that's really important. So when anybody says to me, what was it like? That's exactly what I say. You need to get there, you need to try and get there, and if you can, you need to get up into those northern regions and see what a beautiful, beautiful country you have. आपने गुफ्तगू सुनी मार्क कोल्स की, और इसमें इम्तियाज़ साहब एक चीज़ जो उन्होंने कही कि जो पाकिस्तान का वहाँ पे एक इमेज है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हमें वो रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है, तो हम क्यों वो पॉजिटिव इमेज उस तरह से नहीं दिखा सके दुनिया को? देखिए, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी ये नहीं करेंगे, तो मार्क कोल जैसे लोग हैं जो कि यहाँ से पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जाते हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्हें कोई मसला नज़र नहीं, उन्हें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं थी, और उन्हें हर जगह शफ़क़त मिली, मोहब्बत मिली, और उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि 19 साल हो गए हैं पाकिस्तान में बैन अक़वामी मैचेस नहीं हुए सिवाय PSL के, तो श्रीलंका की टीम भी आई थी, उन्होंने भी 1-2 T20 खेले थे, वो भी बड़ी अच्छी बात थी, और इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्त अहबाब से बातचीत करके किस तरीके से लोगों को राज़ी करें कि भले वो T20 खेलने आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट के लिए जज्बात जो हैं वो इकट्ठे हैं, यानी क्रिकेट और पाकिस्तान को जुदा नहीं किया जा सकता है, और ये बड़ी अच्छी बात है, और दुनिया सबको पता है कि क्रिकेट इज़ अ बाइंडिंग फोर्स फॉर पाकिस्तान, यानी क्रिकेट सब तमाम कौम को इकट्ठा कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में ख़ासतौर पे KPK के अंदर इम्तियाज़ साहब, जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के, वो बड़े परेशान हैं। एक हमारे साकिब उमर साहब हैं जो UET गालिबन टेक्सला से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया हुआ है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो ग्रेजुएट्स हैं और जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अपनी डिग्रीज़ ले चुके हैं, उन्हें मुताद्दिद मसाइल का सामना है इस वक्त मुल्क भर में। तो आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं, साकिब उमर साहब की ज़बानी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को और ग्रेजुएट्स को क्या मसाइल हैं। सर, मैं ऑफिशियली बात करूंगा, जैसे कि PEC के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, आलमोस्ट उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक जो पब्लिश कराते हैं 2019 एंड 2020 में आलमोस्ट 50,000 जॉबलेस इंजीनियर्स हैं, जो कि एक बहुत क्रिटिकल इशू है रिगार्डिंग टू द इंजीनियर्स। और उसके अलावा जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़, मतलब उनका जो क्वालिटी सिस्टम है, लेब्स हो गई, जो टेक्निकल वर्क, वो ये सच कोई या तो है ही नहीं, या अगर कुछ नामवर यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास है, जैसे कि नस्ट है, ये वो, अब वो मैक्सिमम ऑलमोस्ट इतने स्टूडेंट्स को नहीं कर सकते। एक क्राइटेरिया होता है PEC का, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ले नहीं सकते, तो मजबूरन कुछ स्टूडेंट्स को लो स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ में आना पड़ता है। हम प्रेफर कर रहे हैं क्वांटिटी को ओवर द क्वालिटी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक अगर मैं आपको एक बात प्रैक्टिकल बता दूं, जो UST बनू की मैं बात करूं, UST बनू में ये है कि उस एरिया में PEC ने अलाउ किया है उन लोगों को कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चलाएं, उनको एक्रेडिटेशन दी हुई है। अब वहाँ पे मसला ये है कि वो एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया में, या मैं कहूँ कि बहुत हार्ड एरिया में
तो वहाँ पे ना तो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर की। अब जब तक मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। पीसी की डिफिशियंसी यही है यहाँ पे कि आप लोग ऐसे जगहों पे एक्रेडिट ही क्यों करवा रहे हैं, उनको अलाउ ही क्यों कर रहे हैं कि वो उन यूनिवर्सिटीज़ को जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है, अगर इंडस्ट्री नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क मेरे पास नहीं है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा जाके फर्दर मार्केट में? मैं नस्ट के स्टूडेंट, यूईटी लाहौर के स्टूडेंट को कैसे compete करूँगा? ये चीज़ें सर बहुत हमारी इस साइड पे बहुत गंदे हैं। ये इस तरह की जो सिचुएशंस आ रहे हैं बहुत टफ है हमारे लिए। और हमारी कोशिश होती है कि अवामी मसाइल और ये स्टूडेंट्स का इतना बड़ा मसला है। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ये बता रहे हैं इम्तियाज़ साहब 50,000 इंजीनियर्स जॉबलेस हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। हमने कोशिश की कि इनके मसले को उजागर करें, आने वाले दिनों में भी हम इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन इम्तियाज़ साहब चूँकि वक्त कम है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड ये आपके लिए एक बड़ा जो है ना आपकी हमेशा इसके ऊपर नज़र होती है और बड़ा तकलीफ दे एक ये मामला है। हालांकि अफगान अमन अमल जो है उस पर तो पेशरफ्त फिर भी हो रही है। जी बिल्कुल, उधर सियासी सतह पे पेशरफ्त हो रही है, तजारती सतह पे अभी तक मसाइल वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे आज से तकरीबन 2 महीने पहले थे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है ट्रांजिट ट्रेड की कि कराची पोर्ट पे तकरीबन 9,000 ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर अभी तक मौजूद हैं और उनको ट्रैकर्स जो उनके साथ सफ़र करते हैं ताकि उन पर नज़र रखी जा सके, वो इधर उधर ना हो, वो रोज़ाना कोई 250 से 300 के दरमियान इशू किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रक या कंटेनर्स निकल रहे हैं कराची पोर्ट से वो कोई 300 के करीब हैं। जबकि आप अंदाज़ा कीजिएगा 9,000 कंटेनर वहाँ पे मौजूद है तो उनको कितने महीने लग जाएंगे इस रफ्तार पे क्लियरेंस में। अब इसके अलावा एक और मसला था, पेशावर से तोरखम के दरमियान कुछ लोगों ने गैर कानूनी अड्डे बना रखे थे, फिर एफसी ने और पुलिस ने कुछ दिनों ऑपरेशन भी किया। एक साहब हैं बड़े मशहूर शाकिरुल्लाह साहब, जिसको साबका खैबर एजेंसी थी वहाँ पे, उनको फिर गिरफ़्तार भी किया गया क्योंकि वो उन्होंने भत्ताखोरी शुरू कर दी थी एक ट्रकों की ट्रांसपोर्ट यूनियन के नाम पे। और मज़े की बात है कि ये वो साहब हैं कि एक तरफ वो जेल में हवालात में उनको बंद किया गया, दूसरी तरफ 2 जुलाई को एक सरकारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बाकायदा तौर पे उनको मदऊ किया गया। तो लोग हैरान थे कि ये तो इन पे इतने सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं भत्ताखोरी के और इनको सरकारी मीटिंग में बुला लिया गया, बल्कि गुज़श्ता दिनों पैरोल पे हवालात से वो निकले इस बहाने से कि उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। और अभी फिर 14 अगस्त को हमने देखा कि वो हमारे जो वफाकी वज़ीर नूरुल कादरी साहब, उनके साथ वो 14 अगस्त का केक काट रहे थे। अच्छा। तो अब मसला ये हो गया कि कराची से लेके तोरखम तक और चमन तक ट्रक कोई कई हज़ार ट्रक के दरमियान में फंसे हुए हैं और उनका ये ताजरों का ये कहना है कि इसकी वजह से भी ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे नहीं, मतलब काफ़ी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से मनफी स्टोरी जन्म लेती है। और ज़रूरत इस अमर की है कि ट्रैकर्स को स्कैनिंग का सिस्टम तेज़ किया जाए, ज़्यादा ट्रैकर्स मुहैया किए जाएँ और ये जगह जगह जो इनको रोक के तलाशी ली जाती है। भाई जब इंश्योरेंस मौजूद है, ट्रैकर मौजूद है, तो कराची से तोरखम और चमन तक इनका सफ़र बग़ैर रुकावट के तय क्यों नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमारे बड़े जो साहिबान इख्तियार बहुत बड़े जो हैं ये उनको तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है और उन्हें ही इसका जवाब तलाश करना है। और इसीलिए आज के प्रोग्राम में हमने इस हवाले से बात करना ज़रूरी समझा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मशल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।